हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इसका पहला टॉपिक है संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है। तो ये संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए, क्योंकि आपकी बुक भी क्या है, पूरा इसी के ऊपर है, भारत का संविधान। इसलिए संविधान के बारे में पता होना, संविधान की परिभाषा पता होना, संविधान क्या होता है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कई बार आपके स्कूल में टीचर्स के द्वारा, बाहर कई सारे लोगों के द्वारा भी पूछा जाता है, क्योंकि आपने अब 11th क्लास में आए हो, पॉलिटिकल साइंस लिए, तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको संविधान की परिभाषा, संविधान किसे कहते हैं उसकी समझ होनी चाहिए या फिर पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो संविधान क्या होता है ये तो देखेंगे, संविधान का समाज में क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके कार्य क्या है, इन पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा फोकस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं संविधान क्या है। तो पहला हमारा है संविधान क्या है। तो संविधान क्या होता है, आप यहाँ पर देख रखे हो भारत का संविधान नाम से एक मैंने पिक्चर लगा रखी है बुक की। तो संविधान क्या होता है, एक किताब होती है और जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। यानी कि संविधान क्या है, एक नियम कायदे कानूनों का क्या है, एक किताब है और जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून प्रावधान लिखे होते हैं। प्रावधान हम कानून और नियमों की जगह एक शब्द होता है प्रावधान, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अक्सर आप इस बुक में पढ़ोगे, प्रावधान संविधान में अक्सर इसका यूज होता है। तो प्रावधान क्या होते हैं, नियम कायदे कानूनी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो संविधान क्या है, एक नियम कायदे कानून प्रावधानों का क्या है, पिटारा है, एक किताब है जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे गए होते हैं, जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियम कायदे कानून और प्रावधानों का लिखित विवरण होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था है, वहाँ का जो शासन है ना, सरकार है, वो कैसे चलाई जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज। जैसे कि यहाँ पर ये किताब देख रहे हो, तो इसमें हर एक कानून को, नियम को लिखा गया है, एक किताब बनाई गई है किसकी, नियम कायदे कानूनों की, प्रावधानों की, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार का रूप कैसा होगा। तो हमें अब पता चल गया है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक किताब होती है नियम कायदे कानून की, जिसके द्वारा कोई भी देश अपने समाज को, देश को चलाता है। किसके अनुसार, जो किताब में नियम और कायदे कानून, जो प्रावधान बताए गए हैं, उसके द्वारा चलाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान हमें क्या क्या बताता है। संविधान देखो, संविधान में देखो ये भी बताया जाता है कि जो शासन व्यवस्था है, यानी कि जो वहाँ पे शासन करने का है ना, सरकार चलाने का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। कई जगह राजतंत्र होता है, देखा होगा, है ना, कई जगह एक पार्टी का शासन होता है, तो कई जगह लोकतंत्र होता है जिसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारे, लोकतंत्र में भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, अध्यात्मात्मक व्यवस्था, अर्थ अध्यात्मात्मक व्यवस्था। तो ये सारे क्या है, संविधान के द्वारा बताया जाता है, संविधान में लिखा होता है। सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, ये भी हमारा संविधान ही बताता है कि सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन मर्जी से कुछ भी करने लग जाए। संविधान इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से विवरण देता है, उल्लेख करता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अब सरकार ये नहीं कर सकती कि आपको मंदिर मस्जिद में जाने से रोक दे, आपको किसी भी प्रकार के कपड़ों को पहनने से क्या करे, बैन कर लगा दे कि आप इस प्रकार के कपड़े नहीं पहन सकते, पाबंदियाँ लगा दी जाए कि आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसका भी विवरण कहाँ मिलता है, हमें संविधान में मिलता है। और जनता के कौन से अधिकार होंगे, है ना, जो जनता है, लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अधिकार क्या होंगे, साथ ही साथ उनके देश के लिए जो कर्तव्य हैं वो क्या होंगे, ये भी संविधान के द्वारा ही पता चलता है। साथ ही साथ संविधान ये भी बताता है कि किसी भी देश में जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, या सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका जुडिशरी। तो ये हमें जो प्रकार हैं सरकार के, वो भी संविधान के द्वारा ही पता चलते हैं। और ये जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, इनके कार्य क्या होंगे, वो प्रशासन कैसे चलाएंगे, इस सब की जानकारी हमें क्या मिलती है, संविधान से मिलती है। संविधान में इनको लिखा जाता है बाखूबी और बताया जाता है कि कौन कौन से अंग होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, वो प्रशासन कैसे करेंगे, वो अपना काम कैसे करेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, कौन कौन से पद होंगे। तो ये सब हमें क्या होता है, संविधान की इस बुक में बाकायदा कानून और नियम प्रावधान बनाकर लिखकर बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि अब आपको संविधान क्या है इसकी समझ हो गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने आप में खुद ही
अपने शब्दों के अनुसार इसकी परिभाषा बना सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं, संविधान एक क्या है, पिटारा है नियम कायदे कानूनों का जिसके द्वारा कोई भी देश अपनी शासन व्यवस्था समाज को संचालित करता है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से इसको लिख सकते हो और बना सकते हो, पेपर में भी लिख सकते हो और ये क्वेश्चन भी आता है संविधान क्या है इसकी परिभाषा दें। अब हम देखते हैं संविधान के कार्य, यानी संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें। ये कार्य और आवश्यकता मतलब सेम ही है। तो हम पहला देखें जो संविधान का कार्य है कि वो तालमेल बढ़ाता है। संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। अब तालमेल कैसे बढ़ाता है, अब इस पे आ जाते हैं। सपोज करो समाज में किसी भी प्रकार का कोई कानून और नियम नहीं है, तो ऐसे समाज में क्या होगा। मान के चलो हम एक ऐसे क्षेत्र में इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर सभी लोग पता है आपको, सभी लोग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होती हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं, उनके धर्म अलग होते हैं, उनकी जातियाँ अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनके पेशे अलग होते हैं, उनके शौक अलग होते हैं, उनके रहन सहन के तरीके अलग होते हैं। ऐसे में सपोज करो कि हमें एक साथ मिलकर रहना है सहयोग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, और हमें समाज के लिए कुछ नियम कुछ फैसले लेने हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं। तो ऐसे में सभी लोग अपने अपने मत रखेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। कोई कहेगा ये होना चाहिए तो कोई कहेगा ये होना चाहिए। जैसे आपकी किताब में बताया गया है, बुक में बाकायदा बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलो एक समूह कह रहा है कि यहाँ पर हमारे समाज में स्कूल बनना चाहिए, एक कह रहा है पार्क बनना चाहिए। अब एक कह रहा है लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, एक कह रहा है लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और फैसले लेने होते हैं जो बहुत अपने आप में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसे में क्या होगा, एक समूह अपनी बात पर अड़ा रहेगा, दूसरा समूह अपने बात पर अड़ा रहेगा, तो इसमें क्या होगा, टकराव होगा, संघर्ष होगा, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, बहसें होने लगेंगी। तो यहाँ पर शांति नहीं बन पाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम अपने आसपास रहते हैं तो छोटे छोटे मुद्दे हम सुलझा नहीं सकते बिना नियम कायदे कानून के। तो सोचो बिना नियम कायदे कानून के एक समाज कैसे चलेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये क्या करता है कि संविधान हमें ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून, ऐसा एक पूरी संरचना, यानी समाज को चलाने की पूरी जो एक संरचना होती है, एक स्वरूप होता है, वो प्रदान करता है, जिससे हमारे बीच तालमेल बढ़ता है। और ऐसे कानून बनाकर देता है, जैसे वोट देने का अधिकार है ना। इससे क्या होता है, लोगों को सबको समान महसूस होता है, एक समान भाव पैदा होता है कि हाँ हम सबके पास समान अधिकार है, किसी का वोट किसी से भी ऊपर नहीं है। और वही समाज क्या करते हैं, वही नियम कायदों को हमारे समाज के सभी लोग मानते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हमारा संविधान सबको लिंग जाति के बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, जाति के भेदभाव को सबको समान मानता है, समान दर्जा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान क्या करता है, ऐसे नियम कायदे कानून लागू करता है जिससे समाज में तालमेल बढ़े, है ना, अपनापन आए, भाईचारा बने। तो ये संविधान का कार्य होता है। साथ ही साथ संविधान क्या करता है, बुनियादी नियम सुनिश्चित कराता है। संविधान हमें ये भी बताता है कि हमारे जो बेसिक रूल्स होंगे, बुनियादी नियम होंगे, वो कैसे होंगे, है ना, कौन कौन से होंगे। क्योंकि अगर बुनियादी नियम की आवश्यकता क्यों है, एक शांतिपूर्ण समाज के लिए, एक ऐसे समाज के लिए जो सहयोग मूलक तरीके से एक साथ मिलकर चल सके। और जब एक साथ चलना होगा, जब हम सहयोग से एक साथ रहना होगा, उसके लिए हमें क्या होंगे, कुछ बुनियादी नियम चाहिए होंगे। और ये बुनियादी नियम ऐसे होंगे जिस पर सभी लोग सहमत हों, सभी लोग उनको माने, स्वीकारे। मान के चलो ऐसे नियम का क्या, एक इंसान मान रहा है, एक में नहीं मान रहा है, एक को मना किया गया कि आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते हो, और दूसरा छीने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समान जो बुनियादी नियम है वो दूसरा व्यक्ति भी नहीं मानेगा। क्यों मानेगा भाई, दूसरा छीनने में लगा पड़ा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और मैं जो इनका आदर कर रहा हूँ, इन नियमों का सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी को ये जो बुनियादी नियम कानून होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी संविधान ये मान्यता देता है कि ये बुनियादी नियम समाज में लागू होंगे, और इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाएगा, विधायिका के द्वारा लागू किया जाएगा, न्यायपालिका के द्वारा इनको मान्यता दी जाएगी। तभी सभी लोग क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी समाज का ऐसे ही कोई व्यक्ति आकर या समूह आकर कोई नियम कायदे कानून बना दे, क्या वो लोग उनको मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो संविधान हमें क्या करता है, कुछ ऐसे बुनियादी नियम सुनिश्चित कराता है जिससे सभी लोगों में विश्वास पैदा हो, सभी लोग जिनको माने, और जिसके अनुसार समाज सहयोग और शांति से चल सके। अब ये जो नियम होंगे, ये जो बुनियादी नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे कि जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे नियम, उनको बनाएगा कौन, इन कानूनों को बनाएगा कौन, किसके पास शक्ति होगी। तो इसमें भी क्या है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मान के चलो मैंने पहले बताया कि समाज में जब कोई व्यक्ति डिसीजन, वैसे समाज के नियम है तो समाज के लोग ही क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, बट ये संभव कैसे होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, ये पॉसिबल कैसे होगा? समाज के भाई, समाज के लिए नियम बनेंगे तो समाज के लोग ही लेंगे, बट ये पॉसिबल कैसे होगा? ये सारे लोग एक साथ मिलकर ये नियम कायदे कानून बना सकते हैं? इनके पास ये शक्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अगर सारे लोग कानून बनाने लग जाएं आपस में मिलकर तो इनके बीच में बहस और टकराव उत्पन्न होगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारे मिलकर किसी सुनिश्चित नियम और कानूनों पर आकर कोई नियम या कानून बना सके। इसलिए क्या होता है, कई तरीके की हमारे यहाँ पर सिस्टम होती है, व्यवस्था होती है। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, जहाँ पर राजा का शासन होता है वहाँ पर सिर्फ राजा के पास शक्ति होती है, वही क्या कर सकता है, कानून और नियम बनाता है अपनी मन मर्जी से और उन्हीं को लागू करता है। यानी कोई राजा है, उसको मन में जो भी आया वो उसने कानून बना दिया, उसको लागू कर दिया। वहीं क्या होता है, कुछ लोकतांत्रिक देश होते हैं जो क्या करते हैं, समाज के लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो अपने लिए अपने नियम कायदे कानून खुद बनाए। बट संविधान यहाँ पर क्या करता है, ये ताकत जो होती है वो विधायिका को दे देता है। यानी उसकी जो संविधान ये बताता है, एक विधायिका होगी जहाँ पर क्या होंगे, लोगों के चुने गए प्रतिनिधि बैठेंगे और वही विधायिका क्या करेगी, लोगों के लिए कानून बनाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारे संविधान एक ऐसा तरीका देता है जिससे लोगों के लोग ही चुनकर उनके लिए क्या कर सकें, कानून बना सकें। तो वो किसके पास शक्ति होती है, संविधान ये बताता है कि जो विधायिका होगी उसके पास ये शक्ति होगी, और विधायिका में जो, जैसे इसे संसद भी बोलते हैं, पार्लियामेंट भी बोलते हैं, और ये जो संविधान है ये बताता है कि विधायिका में जो लोगों के द्वारा, लोगों में से कुछ जो नेता होंगे, जो व्यक्ति होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो चुनकर जाएंगे और वही क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे लोग एक साथ कानून नहीं बना पाएंगे, इसलिए लोग क्या करेंगे, कुछ अपने चुनिंदा लोगों को चुनकर इसमें भेजेंगे और वही कानून बनाएंगे। तो संविधान कानून बनाने की शक्ति किसको देता है, विधायिका को देता है, और लोगों के चुने गए प्रतिनिधि को देता है ना। और राजतंत्र में क्या होता है, जैसे चाइना भी देख लो, एक पार्टी का रूल है, तो वहाँ पर एक पार्टी के नेता ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, ऐसी और भी कई सारे पहले इस ज़माने में देश हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, जहाँ पर राजा क्या करता था, अपनी मन मर्जी से कानून बनाता था। बट हमारा संविधान क्या करता है, ये शक्ति लोगों के हाथ में देता है, उनके चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, विधायिका के माध्यम से एक पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत विधायिका के माध्यम से कानून बनाते हैं। साथ ही साथ संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर क्या करता है, सीमाएँ लगाता है। यानी सरकार ये अनुमति नहीं देता सरकार को कि सरकार अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सके। मान के चलो सरकार चलाने वाले कुछ ऐसे लोग आ गए जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो तानाशाही हो जाते हैं, यानी सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेना चाहते हैं और वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है संविधान, इनकी मनमर्जी को रोकने के लिए, जैसे सरकार ये नहीं कह सकती कि आपको ये खाना है, ये पीना है, आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप घूम नहीं सकते, तो ये संविधान, ये सरकार नहीं कर सकती है, ना ही इस प्रकार के कानून, ना ही इस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा, नागरिक के अधिकारों का शोषण होगा, नागरिक के जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। तो संविधान क्या करता है, यहाँ पर लोगों को मौलिक अधिकार देता है और जिससे क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे संविधान क्या करता है, जनता की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि जो संविधान होता है उसका मूल्य आधार ही क्या होता है, लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करना, समाज की आकांक्षाओं। जनता और समाज एक ही चीज़ है, क्योंकि समाज में ही तो जनता होती है, नागरिक रहते हैं, तो उन्हीं की आकांक्षाएं क्या होंगी, समाज की आकांक्षा होंगी और जनता की आकांक्षा सेम ही है। अब देखो, जनता की आकांक्षाएं संविधान क्या करता है, पूरा करता है, क्योंकि संविधान का मूल्य जो आधार है वो कौन होते हैं, नागरिक होते हैं, समाज होता है, कि समाज को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है ना। संविधान बनता है किसके लिए, समाज के लिए बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर संविधान का ये बहुत ही बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि लोगों की आकांक्षाएं और उनकी लक्ष्यों को पूरा किया जाए। अब लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य होते क्या है, आपने देखा होगा, हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय की मांग करते हैं, समान होने की मांग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कहीं आप किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में जाते हैं काम करवाने के लिए, और जब आप लाइन में लगे होते हैं, जब कोई एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो ऑफिसर काम कर रहा है उसका जानकार होता है, ठीक है, और वो जाके अपना काम पहले करवा लेता है, तो वहाँ पे आपको कैसा फील होता है, असमान फील होता है। ऐसे ही समाज में और भी कई सारे लोग होते हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जो लोग समान अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, प्रभुत्व होता है, कुछ एक तबकों का क्या होता है, वर्चस्व होता है समाज में, वही सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। तो ऐसे में संविधान क्या करता है, उन लोगों की आकांक्षाओं को
पूरा करता है, लोगों की लक्ष्यों को पूरा करता है, जो लोगों की मांग होती है समानता और न्याय की, ऐसे ही एक समानता पूर्वक समाज का और न्यायपूर्ण समाज का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन? संविधान। संविधान एक ऐसा नियम कायदे कानूनों के तहत एक ऐसा समाज बनाता है जहाँ पर सभी लोगों को समानता मिले, एक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित किया जा सके, लोगों के अधिकार हो, है ना, लोगों की स्वतंत्रता हो, लोग अपनी स्वतंत्रता का, समानता का इंजॉय कर सके, है ना, समान भाव पैदा हो सके लोगों में। तो संविधान उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। साथ ही साथ संविधान हम राष्ट्र की कुछ बुनियादी पहचान भी सुनिश्चित करता है। संविधान, जब किसी देश का संविधान बनता है तो वो संविधान जो क्या करता है, कुछ राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी क्या करता है, बताता है। ये तय करता है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसी होगी। जैसे भारत है तो भारत के संविधान में बताया गया है कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, राष्ट्र है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि संविधान क्या करता है, कुछ राष्ट्र की बुनियादी पहचान देता है ना। नैतिक तौर पर यह भी बताता है कि हमारा जो देश होगा वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर सबको समान तवज्जो दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी सबकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो हमें नैतिक पहचान भी देता है, हमें राष्ट्रीय पहचान भी देता है, हमें राजनीतिक पहचान भी देता है कि हमारा देश क्या है, एक संघीय व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वही शासन करते हैं। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो अपनी एक विशेषता के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे जर्मनी का संविधान था जर्मन नस्ल के आधार पर, सिर्फ जर्मन लोगों को मान्यता दी गई थी, किसी एक विशेष प्रकार के तबके को मान्यता दी जाती है। कुछ इस्लामिक देश ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने संविधान की जो पहचान होती है वो किसी एक समूह या किसी एक धर्म समुदाय पर आधारित होती है। बट हमारा संविधान क्या है, ऐसा नहीं करता है, हमें एक ऐसी पहचान देता है जो सर्वव्यापी है, जिसको पूरे विश्व में सराहा जाता है, सराहना मिलती है, प्रोत्साहित किया जाता है हमें, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जो विविधताओं से भरा है। और ये इसलिए भारत की जो पहचान है वो विविधता से भरे देश की है, जिसमें सबको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा नैतिक स्वरूप है और हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इस तरीके का हमारा संविधान बनाया गया है और हमारा देश लोकतंत्र है, गणराज्य है, ये हमें पहचान मिलती है। तो ये क्या करता है, संविधान ये सारे कार्य करता है। जब आपका क्वेश्चन आए कि संविधान की आवश्यकता है, कार्य क्या है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आगे आवश्यकता में थोड़ा अलग हो जाएगा, आवश्यकता अभी बताता हूँ मैं संविधान की आवश्यकता क्या है। पहले हम देख लेते हैं संविधान के प्रकार क्या होते हैं। देखो संविधान क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान क्या होता है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो प्रॉपर एक किताब में लिखा जाता है, अनुच्छेद भाग, यानी संविधान में क्या होता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अनुच्छेदों में भाग बनाकर, यानी कि इन अनुच्छेदों को एक भाग में डाल दिया, इन अनुच्छेदों को दूसरे भाग में डाल दिया, कुछ और चीज़ें बची उनको लिए अनुसूची बना दी, शेड्यूल बना दिए। इस तरीके से एक पूरी किताब बनाई जाती है प्रॉपर तैयारी करके, तो वो हमारा क्या होता है, लिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऐसा संविधान होता है जो सिर्फ एक क्या करता है, चार्ट बना दिया जाता है या कोई एक पत्र में या कहीं पर लिखकर टांग दिया जाता है, तो वो अलिखित संविधान होता है, जिसकी कोई सुनिश्चितता नहीं होती है। यानी कि कोई ऐसा नहीं होता है कि तय हो कि ये कानून है, ये नियम है। वहाँ के ऐसे ही कुछ नियम, ऐसे ही कुछ प्रावधान लिख दिए जाते हैं और वही लागू किए जाते हैं। अब हम देखते हैं जिन देशों में लिखित संविधान है वो कौन से हैं। एक तो हमारा भारत देश है, एक अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ब्राज़ील है। यहाँ पर क्या है, हमारा लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जिस देशों में अलिखित संविधान है उसमें सबसे पहले इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड में राजतंत्र था, राजशाही थी, है ना। तो वहाँ पर क्या था, एक चार्ट बना दिया था, एक पूरी सीरीज बना दी थी लिखकर, और जिसमें क्या था, बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे गए थे। इसी तरीके से कनाडा है, चीन है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब, इन सब में क्या है, हमारा अलिखित संविधान है। उसके साथ बात करें कि संविधान को दो भागों में बांटा जाता है ना, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, कठोर और लचीला। यानी लचीलेपन का संविधान होता है, कठोरपन का होता है। कठोरपन का वो संविधान होता है जिसमें कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन जो कानून होते हैं, लिखे गए होते हैं, उनमें आसानी से संविधान में कोई परिवर्तन और बदलाव ना किया जा सके, कठोर वो होता है। इसके लिए क्या होता है, एक विशेष बहुमत, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को सामना करना पड़ता है, तब जाके क्या हो सकता है, संविधान में बदलाव कर सकते हैं। यानी जो कठोर संविधान है, कठोर संविधान, उसमें परिवर्तन जो है, बदलाव जो है, संविधान की किताब में आसानी से नहीं
कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का, एक लंबी प्रक्रिया का हमें सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें लचीलेपन के संविधान की, तो इसमें बड़ी आसानी से आप आम बहुमत के अनुसार क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। यानी बहुमत किस लिए चाहिए होता है, जब आपको जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, अभी हम आगे इसको समझेंगे, बहुमत को अच्छे से समझेंगे। जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद में और जो विधायिका में बैठते हैं, उनकी बहुमत की ज़रूरत होती है ना, तो उसको कहते हैं। तो लचीला संविधान क्या होता है, इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, है ना, साधारण तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है। भारत का संविधान दोनों ही है, लचीला और कठोर। यानी भारत के संविधान में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से संशोधन आसानी से ना संशोधन कर सकते हैं और ना ही आसानी से कोई, इतना भी कठिन नहीं है। यानी यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है। यानी कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है जिसमें ना ही तो इतना कठिन है कि हम उसमें संशोधन ना कर पाएँ और ना ही इतना लचीला है कि हम आसानी से उसमें कर पाएँ, मतलब आसानी से संशोधन कर दें। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम संशोधन कर भी सकते हैं, जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तो वहाँ पर हमारा संविधान लचीला भी है। और कठोर ऐसा है कि अगर किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है, तो वहाँ पर वो संशोधन इतनी आसानी से भी नहीं हो सकता है, वो परिवर्तन नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे बताते हैं संशोधन की ज़रूरत क्यों होती है, यानी बदलाव की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, जब हमारा संविधान बना था 1946 में, है ना, 50 को जो टाइम था 46-47 का, उस समय समाज की परिस्थितियाँ अलग रही होंगी। उसके हिसाब से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा था, जो संविधान बना रहे थे उन्होंने कानून नियम लिखे थे। आज क्या है, संशोधन होता क्या है, संशोधन एक बदलाव होता है, परिवर्तन होता है जो संविधान में किया जाता है। तो मैं क्या बता रहा था कि भैया जो हमारे संविधान निर्माता होंगे उन्होंने उस समय 1946-47 में जो कानून और जो नियम बनाए होंगे, उस समय कुछ और परिस्थिति होगी, है ना, सिचुएशन कुछ अलग होगी, उस हिसाब से उन्होंने बनाए। आज के टाइम पर अलग अलग समस्याएँ आ गई हैं, है ना, जैसे कि आज इंटरनेट हो गया है, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से जुड़े कई सारे क्या हो गए, क्राइम बढ़ गए हैं, जिसको साइबर क्राइम कहते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे ज़रूरी अगर हमें नियम कायदे कानून लेके आने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उन नए कानूनों को, नियमों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, संशोधन, संविधान में बदलाव की ज़रूरत होगी। इसलिए हमारे संविधान को कठोर और लचीला बनाया गया है, ताकि ना ही इतना आसान हो कि हम कोई भी चीज़ अपनी मनमर्जी से जोड़ दें और ना ही इतना कठिन हो कि आवश्यकता पड़ने पर कोई सी भी कानून को उसमें जोड़ा ना जा सके। इतना भी कठिन नहीं होगा कि हम उसमें कोई जोड़ ना सके, और लचीला भी इतना नहीं होगा कि हम आसानी से अपनी मनमर्जी से जब चाहें तब इसको बदल दें। ठीक है, समझ आ गया क्या है लचीला और कठोर। अब हम देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब संविधान किस लिए बनाया गया, संविधान बनाया गया समाज के तालमेल के लिए। आवश्यकता क्या है, यहीं से पता चल जाएगा कि संविधान है किस लिए। तो इसका अस्तित्व इसलिए है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये समाज में तालमेल बढ़ाने का काम करता है। अभी मैंने जैसे समझाया था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, यानी संविधान क्या करता है, कुछ ऐसे कानून नियम उपलब्ध कराता है जिनको सभी लोग मानते हैं। और यहाँ पर समाज में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो कानून कहेंगे वही चीज़ चलेगी। सभी लोग कानून के आगे छोटे होंगे, है ना, सभी क्या होंगे, कानून के मानेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे। तो ये क्या करता है, संविधान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, आवश्यकता होती है संविधान की। और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए संविधान की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, क्योंकि हमारे संविधान में बताया गया है सबके साथ समान व्यवहार करना है, किसी के साथ अन्याय ना हो सके। अगर किसी के साथ अन्याय या कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है तो उसको न्याय कोर्ट के जरिए, न्यायपालिका के जरिए दिया जाएगा। शासन व्यवस्था चलाने के लिए, है ना, अब देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, उसको कैसे चलाया जाएगा, ये संविधान की ज़रूरत पड़ती है कि संविधान हमें बताता है कि देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। रोजाना कौन सी सरकार चुनी जाएगी, कौन से कार्य करेगी, कौन कौन लोग होंगे, किसका कौन सा पद होगा, किन उस पद पर उनकी कितनी शक्तियाँ होंगी, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये भी हमें संविधान की इसलिए भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी, यानी यहाँ पे हमें क्या है, यानी जो सरकार की शक्तियाँ हैं वहाँ पर संविधान क्या करता है, रोकने के लिए भी संविधान की हमें आवश्यकता होती है, दुरुपयोग करने के लिए, ताकि वो मिसयूज ना कर सकें। जैसे सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई करना, जनता की भलाई करना, जनता के हित में काम करना। कई बार सरकार ऐसी चुन के आ जाती है, कई बार सरकार में ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं जो क्या करते हैं, शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं पावर का, और वो लोगों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून लागू कर देते हैं जिससे लोगों का
लोगों के खिलाफ अत्याचार बढ़ जाता है, लोगों के अधिकारों का हनन होने लग जाता है। ऐसे में क्या करता है संविधान? सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग करने से रोकती है, सीमाएं लगाती है और लोगों को मौलिक अधिकार देती है ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में, कोर्ट में जा सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं जो संविधान है उसकी कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहला संविधान कहाँ पे बना था और कब बना था, तो देखो सबसे पहला जो संविधान था वो अमेरिका में बना था 1787 में। ठीक है, और ये विश्व का प्रथम संविधान था, लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अभी लिखित और अलिखित हमने भी पढ़ लिया, ये पॉइंट मैंने इसमें डाल रखा था, इसको छोड़ते हैं। ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी संविधान के 2 प्रकार होते हैं, लिखित होता है, अलिखित होता है, और इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, लचीला और कठोर। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। यानी जो संविधान सभा थी उसने क्या करा था? संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ये पता होना चाहिए, MCQ में अभी आ सकता है। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा भी माना जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही पूरा संविधान बनाया, जिसमें बहुत लोगों का योगदान था, बट निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और निर्माता माना जाता है। और वही क्या थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी मसौदा तैयार करने, यानी संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर, संरचना तैयार करने वाले कि संविधान के अनुच्छेद कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या तरीके होंगे, किस किस तरीके से हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, वो सब किसने तैयार किया था? अंबेडकर ने। इसलिए अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति का जो काम था वो ये था कि आप संविधान को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो बताओ। तो BR अम्बेडकर ने ये सब बताया था। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अब ये भी पता होना चाहिए कि लगभग, मतलब कि संविधान जो बना था हमारा, उसको कितना टाइम लगा, कितनी बैठक हुई। तो 166 बैठक हुई थी और समय कितना लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 64 लाख रुपए हमारे खर्च हुए थे संविधान बनाने पर। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो बच्चे बुक पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं 1 बाय 1, ताकि आप जब भी बुक पढ़ें तो आपको वो टॉपिक समझ आए। तो आज हम देखेंगे संविधान की सत्ता, यानी संविधान की सत्ता क्या होती है। संविधान की सत्ता उसके कानूनों से, उसके प्रावधानों से पता चलती है। यानी कोई भी कानून होता है, उसकी जो सत्ता होती है वो कानूनों और प्रावधान, जो उसमें लिखे गए कानून और जो प्रावधान होते हैं उसमें समाहित होती है। यानी कोई भी संविधान जो लिखित दस्तावेज होता है, कानूनों का, नियमों का, वो जो प्रावधान है जो कागज़ में लिखे गए हैं वो कितने अच्छी तरीके से समाज में अमल में लाए जाते हैं, उनका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ता है। इस चीज़ से संविधान की सत्ता का पता चलता है कि संविधान कितना शक्तिशाली है, संविधान कितना प्रभावकारी है। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया में 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान वो होता है जिसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में, यानी संरचनात्मक तरीके से 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझाया जाता है, जैसे कि भारत में अनुच्छेदों में, भागों में, अनुसूचियों में समझाया गया है। कुछ ऐसे देश में है जहाँ पे संविधान को ऐसे ही चार्ट पर, ऐसे ही पेजों पर लिख के टांग दिया जाता है और उन्हीं को फॉलो किया जाता है। इसमें है, देखो, अलिखित संविधान वाले जो देश हैं वो इंग्लैंड है, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, कनाडा, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है, जैसे कि लिखित संविधान है, वो है भारत। भारत का सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित है, फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील। ठीक है, तो लिखित और अलिखित संविधान पता चल गया। अब हम देखेंगे संविधान की सत्ता का जो आधार होता है वो क्या होता है। मैंने जैसे बताया, संविधान की सत्ता का जो आधार होता है उसके कानून होते हैं और उसके प्रावधान होते हैं। यानी जो कानूनों का जो शासन होता है, प्रावधानों के द्वारा जो शासन किया जाता है, व्यवस्था चलाई जाती है, वही क्या होता है, संविधान की सत्ता होती है। यानी जो कोई भी संविधान है वो अपने जो कानून, जो प्रावधान बना रहा है, उसके तहत ये बताया जाता है कि शासन कैसे चलेगा, है ना, शासन कैसे चलाया जाएगा, और उसी अनुसार शासन चलता है। सरकार कैसे बनेगी, उसी अनुसार सरकार बनती है। कई सारे ऐसे देश होते हैं जो प्रावधानों को लिख तो लेते हैं, बट उसके माध्यम से सरकार या शासन नहीं कर पाते हैं, नहीं चला पाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की सत्ता होती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो क्या करते हैं, संविधान को बहुत अच्छे से अमल में लाते हैं, उनको पालन करते हैं, जैसे इंडिया में। भारत में क्या है, संविधान को बहुत तवज्जो दिया जाता है, संविधान के सारे नियम कानूनों को बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, समानता लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे वो उतने ज़्यादा क्या करेंगे, संविधान को समझेंगे और उसको लागू करेंगे आम जिंदगी में, क्योंकि संविधान क्या होता है, ऐसे नियम कायदे कानूनों का पिटारा होता है जिसमें ऐसे मूल्य नियम लिखे होते हैं जो समाज में समानता, स्वतंत्रता, इसको बढ़ावा देते हैं, शांति लाते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो संविधान की सत्ता क्या है, उसके कानूनों प्रावधानों पर निर्भर करती है कि वो कितने अच्छी तरीके से समाज में अमल में हो रहे हैं, कितना उनका प्रभाव दिख रहा है, कितने लोग जो संविधान में बताई गई समानता न्याय पा रहे हैं, किन किन लोगों को मिल पा रहा है, कितना मिल पा रहा है, इस बात से पता लगता है। या कोई संविधान ऐसा नहीं है जो सिर्फ कागज़ में ही लिख के रह गया है, असल ज़िंदगी में उसका कोई असर ही नहीं है। तो ये क्या होती है, संविधान की सत्ता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संविधान का जो प्रचलन में लाने का तरीका क्या होता है। देखो संविधान क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लाया जाता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे राजा का शासन होता है या फिर किसी एक सेना के जनरल का शासन होता है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना का शासन काफ़ी रहा है ना, काफ़ी जनरल रहे हैं जो सेना के शासक थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो संविधान बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा संविधान और कानून लिख दिए जाते हैं और उन्हीं को मानना पड़ता है उनकी मनमर्जी के अनुसार। यानी संविधान क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बना दिया जाएगा, यानी राजा के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि राजा के पास सारी शक्ति होती है देश की, जो वो कहेगा वही होगा, उसके मनमर्जी के अनुसार सारे कानून और नियम और प्रावधान लिखे जाएंगे, उसी अनुसार वो देश चलेगा। बट कुछ जगह ऐसा नहीं होता है, जैसे कुछ देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं, उनके लक्ष्यों को समझते हैं, एक समाज के होने का जो मूल्य है उसको समझते हैं, आधार समझते हैं कि एक समाज कितना अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ऐसे देश हैं जिनके सर्वाधिक सफल संविधान रहे, वो है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, भारत में एक ऐसा संविधान बनाया गया है जो सफल संविधान बनाया गया है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा सफल संविधान किसी का है तो वो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है। इनके संविधानों में समाज के जो आकांक्षाएं हैं, जो लक्ष्य होते हैं, न्याय, समानता, है ना, हर एक चीज़ को बहुत संतुलित तरीके से, अच्छी तरीके से लाना, एक सहयोग, शांति को स्थापित करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। तुमने देखा होगा समाज में बहुत सारी असमानताएं होती थी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, काले गोरे। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में काले गोरे के जो फ़र्क था उसको मिटाया गया, है ना, जो अंग्रेजों ने वहाँ पर शासन के दौरान फैला रखा था। तो इस तरीके से तो देखो यहाँ पर संविधान बनाता कौन है, इन देशों में संविधान किसके द्वारा बनाया जाता है, जो संविधान सभा होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। और संविधान सभा में क्या होते हैं, कुछ लोग चुन के जाते हैं, किसके, जनता की नुमाइंदगी करने वाले, यानी कि जनता की तरफ से कुछ लोग क्या होंगे, जनता की प्रतिनिधित्व करेंगे और वही लोग संविधान सभा में बैठ के जनता के लिए संविधान बनाएंगे। वो लोग अपने हित के बारे में, अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ को नहीं सोचेंगे, बल्कि वो समाज और लोगों की आकांक्षाओं को, लक्ष्य को समझ के संविधान बनाएंगे। जैसे कि भारत का संविधान 1946 से लेकर 49 तक बना था। इस दौरान जो हमारे नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या करा था, संविधान बनाया था। इन सब ने क्या करा, लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की भावनाओं को, समाज के जो हित हैं, समाज के जो लक्ष्य होते हैं, उनको ध्यान में रख के संविधान बनाया था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में न्याय होना चाहिए। इन लोगों ने बखूबी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो अपने आंखों से अपने साथ होते हुए देखा था किस तरीके से उनके साथ असमान व्यवहार होता था समाज में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और थी, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जब हमारा देश गुलाम था किसका, अंग्रेजों का, तो उस समय भारत को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं का, समानताओं का बलि देनी पड़ी थी। यानी कि वो जो अंग्रेज थे यहाँ पर शासन करते थे और अपनी मनमर्जी से क्या करते थे, शोषण करते थे लोगों का। उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता था, उनको समान नहीं माना जाता था, उनको नीचा माना जाता था, समझो। कई सारी उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती थी, अत्याचार करा जाता था, टॉर्चर करा जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इंसान को इंसान की तरह नहीं समझा जाता था। तो हमारे संविधान निर्माता, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन जिन चीज़ों के लिए लड़ा गया था, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, आज़ादी के लिए, उन सभी से प्रेरणा ली और वही हमारे कहीं ना कहीं संविधान में ये झलकता है। और ये जो लोग थे, जो संविधान बनाने वाले, इनको हमारे देश के हर एक व्यक्ति का, सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त था, तब इन लोगों ने संविधान बनाया। इनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास था लोगों का, क्योंकि लोगों को पता था ये जो नेता हैं, ये संविधान निर्माता हैं, ये निष्पक्ष हैं हमारे लिए और एकदम अच्छी तरीके से, बिना किसी
अपने हितों को देखते हुए वो हमारे लिए काम करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। वो इन लोगों की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खड़ा उतरे और उन्होंने हमारे संविधान को बनाया। नहीं तो ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पर संविधान बनाया जाता है, संविधान बनाने के बाद लोग उस संविधान के लेकर लोगों की राय पूछी जाती है, कि लोग उसको राय देते हैं कि हाँ ये संविधान कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, उनके प्रावधानों को देखकर। यानी जो कानून लिखे जाते हैं उन कानूनों को देखकर दूसरे देशों में लोग क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, जनमत संग्रह कराया जाता है, सर्वेक्षण कराया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। भारत में जब संविधान बना था तो लोग जो थे वो हमारे संविधान निर्माताओं पे बहुत विश्वास करते थे। उनको पता था हमारे देश के जो नेता हैं, जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो हमारे लिए गलत कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हमारे नेताओं ने, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो हमारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। और वो नेता भी ऐसे थे जो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे थे। उन्होंने जैसा लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको सेम टू सेम संविधान में लिखा और उनको पूरा करने का संकल्प लिया था। एक लोकतंत्र देश की स्थापना करनी थी, लोगों को अधिकार देने थे, लोगों को समानता देनी थी, न्याय देना था। ये सारी चीज़ें उन्होंने संविधान में कानून बनाकर लागू की। उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर जो शोषण थे उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की, गरीबी को हटाने की कोशिश की, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर था, जो भेदभाव था, उसको भी कम करने की कोशिश की संविधान में कानून लिखकर। जैसे कि बहुत सारे संविधान में कानून है, वो हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, कौन कौन से कानून लिखे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखे। तो इसलिए हमारा संविधान क्या था, बहुत हमारे जो संविधान बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में जो संविधान बना रहे थे, उनको हमारे लोगों का, हमारी जनता का, हमारे देश के हर एक नागरिक का समर्थन और सहमति प्रदान थी। इसलिए इन्हें जनमत संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी लोगों से राय लेने की। ठीक है, समझ गए। और उसको वैधता प्राप्ति लोगों की, हमारे संविधान निर्माताओं को। दूसरे देशों में क्या होता है, लोग, मैंने अभी बताया ना, सर्वेक्षण करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, राय लेते हैं कि आपको कितना अच्छा संविधान लगा। उस आधार पर संविधान की क्या होती है, सफलता तय की जाती है, संविधान को लागू किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संविधान का मौलिक प्रावधान। अब देखो, संविधान के कौन से मौलिक प्रावधान होते हैं, है ना। मौलिक का मतलब क्या होता है, यानी जरूरी, महत्वपूर्ण। यानी संविधान के कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं और क्या होने चाहिए। अब देखो, एक सफल संविधान कब कहलाएगा, जब वो सभी नागरिक को क्या करेगा, समान अधिकार देगा, सबको समान मानेगा, सबको न्याय देगा। अगर मान के चलो एक ऐसा संविधान है जो समाज के एक समूह को, एक वर्ग को बहुत सारे अधिकार दे देता है और दूसरे वर्ग को कुछ भी नहीं देता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, मान के चलो हमारे समाज में तुमने देखा होगा बहुत सारी जातियाँ हैं, कम्युनिटी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संख्या, आबादी बहुत ज़्यादा होती है। अगर संविधान में ऐसा हो कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको अधिक शक्ति दे दी जाए और जो लोग कम हैं उनको उतनी शक्ति नहीं दी जाए, और ये लोग उनका शोषण कर सकते हैं, ये भी शक्ति इन बहुसंख्यक लोगों के पास हो, तो ये लोग उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग, यानी कम लोगों पर अत्याचार करेंगे। तो अत्याचार हो रहे लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कम हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और संविधान ये शक्ति दे रहा है इन सभी लोगों को, तो ये लोग, इन लोगों के पास कोई रीजन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा इनको रिस्पेक्ट करने का, संविधान को रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि संविधान उनको वो इजाज़त ही नहीं दे रहा है, बल्कि उनका शोषण करवा रहा है किसी एक दूसरे समुदाय से। दूसरे समुदाय को ये शक्ति दे रखी है कि वो उनका शोषण करे। तो ऐसे में वो संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो संविधान को नहीं मानेंगे। तो संविधान का मौलिक होना बहुत ज़रूरी है, उसको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बल्कि सभी लोगों की समानता को, न्याय को सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि सभी लोग समानता के हक को पा सकें, साथ ही साथ न्याय के हक को भी पा सकें। हर एक व्यक्ति का ये अधिकार होना चाहिए कि उसको न्याय, समानता मिले। और हमारे संविधान में ये बखूबी हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था जब संविधान बनाया था कि हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा समानता, स्वतंत्रता और न्याय, जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं जो होने चाहिए किसी भी संविधान में, जैसे कि हमारे भारत के संविधान में है। अब हमारे संविधान ये भी बताता है कि जो संतुलन, जैसे भारतीय संविधान में संस्थाओं की संतुलन का रूपरेखा, यानी कोई भी संविधान होता है उसमें दूसरे का तो पता नहीं, बट हमारे देश में तो जब हमारा संविधान बना था तब उसमें क्या करा गया था, जो संस्थाएं थी, संस्थाएं क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। देखो यहाँ सरकार के अंग होते हैं, पहली बात तो 3, उनको भी संस्थाएं कहा जाता है। जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, ये कानूनों को बनाती है, ये कानूनों को मान्यता देती है, फिर उनके ऊपर जजमेंट देती है। ठीक है, न्यायपालिका उनका निदान करती है अगर कोई विवाद आता है। तो ये संस्था ऐसी, हमारे यहाँ पर एक निर्वाचन आयोग होता है जो क्या करता है, चुनाव करवाता है। तो ये सारी संस्थाएं, बट हमारे यहाँ पर क्या करा है, इन सभी संस्थाओं के बीच में एक विशेष कारण के तहत
कुछ संतुलन बनाया गया है। वो संतुलन क्या है और क्यों बनाया गया? अब सपोज करो संविधान में किसी एक संस्था को पूरी शक्ति और पावर दे दी जाए। वैसे तुम्हें पता है अगर किसी एक व्यक्ति को पूरी पावर मिल जाती तो वो अपनी शक्ति को और बढ़ाएगा और दूसरे की शक्ति को नष्ट कर देगा और अपनी मन मर्जी से सारी चीज़ें करने लगेगा। अगर संविधान ने ऐसा करा होता, अगर एक संस्था को सारी पावर दे दी होती तो वो संस्था क्या करती, सभी संस्था को नष्ट कर देती, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाती और सारे देश में, समाज में अराजकता का माहौल फैल जाता और सभी लोगों के साथ अन्याय और असमानता होने लग जाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ ध्यान रखी कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से संतुलित, बैलेंस तरीके से हो सके, ना किसी के पास कम ना ज़्यादा, है ना। कोई ऐसा भी ना हो किसी के पास ज़्यादा पहुंच जाए, कोई ऐसा भी ना हो जिसके पास बिल्कुल भी ना हो। बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा, शक्तियों का जो बंटवारा था वो इस तरीके से करा संस्थाओं के बीच में कि एक बैलेंस बनाकर सबके बीच में बराबर करा। अगर ये संस्था कार्यपालिका अगर कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका उसमें क्या करेगी, दखल अंदाजी देगी। अगर न्यायपालिका कहीं गलत जाती है तो कार्यपालिका वहाँ पर दखल अंदाजी कर सकती है, अवरोध कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अवरोध और संतुलन बन जाएगा। यानी अवरोध करना, अगर कोई अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कार्यपालिका है उसके दायरे में कोई काम करना नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण नहीं कर सकती कार्यपालिका, तो फिर अगर कार्यपालिका अगर शोषण करती है तो वहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, अवरोध करेगी और उसको रोकेगी कि आपके हक में ये चीज़ नहीं है। संविधान ये नहीं कहता है कि आप लोगों की स्वतंत्रता को हनन करो, या आपको ये हक नहीं देती कि आपको लोगों के निजी जीवन के जो फैसले हैं उनको डिसाइड करो। अगर मैं अपने मन से लाल कलर का, काली कलर की शर्ट पहनना चाहता हूँ तो मैं पहन सकता हूँ, इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर सरकार यहाँ पर मेरा हनन करती है, अगर अपनी शक्तियों से ऊपर जाके हमारे ऊपर कोई दबाव डालना चाहती है, पाबंदी लगाना चाहती है, तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी, इसमें अवरोध करेगी, रुकावट डालेगी, किसके बीच में, कार्यपालिका के कार्यों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन इसलिए बनाया गया और शक्तियों का विकेंद्रीकृत किया गया हमारे संविधान में। सबको बराबर शक्तियाँ दी गई ताकि कोई भी एक संस्था, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, वो अपने मनमानी तरीके से किसी भी शक्ति का इस्तेमाल ना कर सके। अगर वो अपने मनमानी तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, इससे क्या होगा, एक जो संस्था है वो शक्तिशाली हो जाएगी और दूसरों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और समाज में अत्याचार और मनमर्जी चलने लगेगी। कुछ ऐसे लोग मान के चलो चुनकर आ गए, सरकार बना ली, जो लोग मतलब कि तानाशाही बन जाएंगे, वो अत्याचार करने लग जाएंगे, अपने मनपसंद की चीज़ें करने लग जाएंगे। अगर वो किसी एक खास समूह से हैं, एक किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो अपने धर्म के लिए सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो संविधान को भी उल्लंघन करने लग जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगी, जो दूसरी संस्थाएं उनके पास अगर समान पावर होगी तो वो उसको ऐसा करने से रोकेंगी और उनको बताएंगी कि संविधान में ये चीज़ बताई गई है, आपको इसके अनुसार चलना है। तो ये क्या होता है, संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा हमारे संविधान में देखने को मिलती है कि भैया भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा समान तरीके से करा गया है। किसी के पास एकाधिकार नहीं है शक्तियों का, सबके बीच में समान तरीके से बांटी गई हैं ताकि सब एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर कर सके, कोई अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का इस्तेमाल ना कर सके, कोई ऐसा कार्य ना कर सके जो उसके शक्ति के दायरे में आता ना हो। संविधान कैसे बना, इससे पहले आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है, कानूनों, नियमों का, प्रावधानों का एक पिटारा होता है जिसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बताए गए होते हैं हर एक चीज़ से रिलेटेड, और उन्हीं नियम, कायदे, कानून से कोई भी समाज क्या करता है, अपने आप को संचालित करता है या फिर चलाता है। तो ये जो संविधान होता है, कानूनों और नियमों का, प्रावधानों का जो पिटारा होता है, ये कैसे बनता है, कौन नियम, कायदे, कानून, प्रावधान लिखता है, कौन बनाता है, कैसे होता है, ये सब जानेंगे। तो देखो भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो ये औपचारिक तौर पर एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और इससे पहले मैं बताऊं संविधान सभा को बनाया किसने, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो अंग्रेज़ थे 1946-47 में हमारा देश आज़ाद होता है, उससे पहले हमारे यहाँ पर क्या था, अंग्रेज़ों का शासन होता था, ब्रिटेन का शासन होता था। उनके ही कानून और नियम लागू होते थे और वो हर 10-15 साल में उसको अपडेट करते थे। जैसे 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का, ऐसे वो अधिनियम बना के हमारे यहाँ पर भेजते थे और उन्हीं कानूनों और नियमों के अनुसार हमारे यहाँ पर शासन होता था। वो अनेक पद बनाते थे, जैसे गवर्नर का पद, कई सारे पद नए लेके आते थे। तो इस तरीके से वो अपने नियमों से चलाते थे। बट इनका जो शासन था वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासन था, लोगों के खिलाफ भेदभाव करता था, लोगों के साथ शोषण करता था, भारतीय लोगों के साथ, और उन्हें अपने ही घर में गुलाम बना के रख रखा था, उनके साथ अत्याचार होते थे। और ये सारी चीज़ें हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उनको पसंद नहीं आ रही थी, लोग भी बहुत परेशान थे और उन्होंने क्या करा, अपने हक के लिए आवाज़
उठाई और अंग्रेजों से ब्रिटेन से लड़ाई करी और उनसे ये मांग की कि हमें भी एक संविधान सभा देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले मांग की थी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हो गए, और फिर क्या नाम है अपना जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कई सारे कांग्रेस के अधिवेशन में भी बात कही कि हमें अपनी संविधान सभा चाहिए। तो इसलिए क्या करा गया, 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में, और उसने क्या करा, संविधान सभा के चुनाव कराए, एक संविधान सभा बनाई, और उसके सदस्यों को चुनने के लिए क्या करा गया, कानून उसको सदस्य को चुनने के लिए चुनाव कराए गए। पहले यहाँ पे देख लो संविधान सभा कैसी थी। देखो इस तरीके की संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा बनाई गई, इसका गठन किया गया, और फिर यहाँ पर ये जो नेता थे इनको चुन के लाया गया। अभी किसके तहत लाया गया था, ये ब्रिटेन के द्वारा जब भारत की मांग पर, भारत के नेताओं ने जब मांग की कि हमें संविधान चाहिए, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा और उसके तहत पूरा एक प्रस्ताव बनाया, पूरी योजना बनाई, प्लान बनाया, और उसके तहत इसका चुनाव कराया। अब हम ये देखेंगे इसमें कि इनका चुनाव कैसे हुआ था, ये जो संविधान सभा के जो नेता थे वो कैसे चुनकर आए। कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके चैप्टर में कि संविधान कैसे बना ये भी पूछा जाता है। प्लस में एक अलग से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का। तो देखो भारतीय संविधान कैसे बना, तो ये संविधान मैंने बताया भी संविधान सभा ने बनाया, और जब संविधान सभा ने ये संविधान बनाया 1946 में, तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, ये दोनों क्या थे, एक साथ थे, भारत और पाकिस्तान। तो ये कौन सा था, अविभाजित भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। अविभाजित का मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था तब ये सदस्य चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है, और जब ये निर्वाचित किए गए थे, सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में, तो उस समय इनकी टोटल संख्या थी 289। ठीक है, और जब विभाजन हुआ 3 जून, माउंटबेटन योजना जब आती है ना 3 जून को 1947 में, जब पाकिस्तान के नेता बहुत हदें पार कर देते हैं कि भैया अब हमें भारत के साथ नहीं रहना है। जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तब वो शामिल नहीं होते बैठक में, बहिष्कार करते हैं संविधान सभा का। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान अलग देश बनना चाहिए, उसका अपना अलग संविधान होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, 3 जून को माउंटबेटन योजना पर प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, और जिसमें यह तय किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन अब होके रहेगा। और फाइनली क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और दोनों को अलग अलग संविधान सभा दे दी जाती है। और तब भारत में पहले संयुक्त जो थी, एक साथ मिली हुई जब संविधान सभा थी, तो उस समय कितने सदस्य चुने गए थे, 389। बट टूटने पर भारत के पास 299 सदस्य रह जाते हैं, 90 किधर चले जाते हैं, पाकिस्तान में। क्लियर हुआ, तो ऐसा था। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो 299 सदस्य भारत के पास पहुंचते हैं। अब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य को चुना कैसे गया था। ठीक है, तो ये क्या था, कैबिनेट मिशन के तहत पूरी तरीके से 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और ये किसके द्वारा हुआ था संविधान सभा का गठन, जो ब्रिटेन के द्वारा एक मिशन भेजा गया था, जिसको हम 1946 के कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ब्रिटेन की मंत्रिमंडल से कुछ मंत्री भेजे गए, कैबिनेट मंत्री भेजे गए, जो ये प्रस्ताव लेकर आए, प्लान लेके आए कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, और इसमें पहला क्या था, पहली बात ये बताई गई कि संविधान सभा की रचना कैसे होगी, इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे। पहला ये था कि भैया जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे ना, वो जो 1935 में जो विधानसभाएं बनाई गई हैं अंग्रेजों के द्वारा, जहाँ पर लोगों ने उन विधानसभा में अपने नेता जो चुन के भेजे हैं प्रतिनिधि, वही जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं लोगों के, वही प्रतिनिधि अब क्या करेंगे, अपने में से कुछ सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजेंगे। समझ आ गया। इसके लिए एक प्रणाली अपनाई गई थी जो विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, वो देखो यहाँ पे है, इधर भी, वो थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति। ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति, जब आपको समझ आ जाएगी। तो इसके तहत क्या था, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुने गए। ठीक है, तो एक ये था पहला मापदंड कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए। संविधान सभा के जो प्रांत थे, यानी ब्रिटेन के टाइम पे उस समय 11 प्रांत थे। जब ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भारत को 11 राज्यों में बांट रखा था। प्रांत का मतलब राज्य होता है। तो 11 राज्यों में से जितनी भी विधानसभाएं थी, वहाँ से उनके सदस्य चुने गए 10 लाख की आबादी के आधार पर, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। देखो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या था कि भैया देसी रियासतें, अभी यहाँ पे देसी रियासतें, बीच बीच में ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो समझाने पड़ती हैं, क्योंकि बिना समझाए आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर ना एक जो होता है ना, वो जैसे उसमें चलता रहता हूँ, मैं समझाता रहता हूँ, वो टूट जाता है। कोई नहीं, देसी रियासतें क्या होती हैं,
ये रजवाड़े होते थे। पहले टाइम पे बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे, यानी कि देश भारत में देखें तो आपकी क्लास 12th की बुक में बताया गया है कि 565 रजवाड़े थे, बट इससे भी बहुत ज़्यादा रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या होते हैं, यानी पूरा भारत कई भागों में बटा था। छोटे छोटे राजा थे जो अपने अपने क्षेत्र में राज्य करते थे, है ना, राजा शासन करते थे। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उनके अपने राजा होते थे। तो ये जो देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे जहाँ पर राजा का शासन था, उनको ये कहा गया इस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, कि आप अपनी राय दे, अपनी विचार विमर्श के द्वारा अपने आप क्या करो, एक डिबेट करो, विचार विमर्श करो, उसके बाद अपने यहाँ से आप कोई ना कोई सदस्य भेजो। ठीक है, ये उनके ऊपर डाल दिया था कि विचार विमर्श के द्वारा आप कोई भी सदस्य चुनकर यहाँ पर भेज सकते हो। ये किसके ऊपर डाल रखा था, देसी रियासतों के ऊपर। बाकी जो 11 प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे अपने प्रांत, वहाँ से क्या था, 10 लाख की आबादी पर 1 सीट का अनुपात रखा गया कि जो प्रांत है वहाँ से क्या होगा कि जितनी भी आबादी हो उनमें से 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुन के आएगा। जैसे कि ये जो प्रांत थे इनकी सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया, यानी कि जो प्रांत थे ना, राज्य, इनके सीटों को 3 समुदाय में बांट दिया गया, मुस्लिम और सिख और सामान्य। यानी कि मुस्लिम लोगों के और सिख और सामान्य लोगों के जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर आएगा। इस तरीके से टोटल कितने इन्होंने चुने थे, 389। ये कब की बात हो रही है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 292 सदस्य सिर्फ हमारे कहाँ से आए थे, ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे ना उसके अधीन जो प्रांत थे वहाँ से चुन के आए थे। यानी कि 11 राज्य से आए थे, जो उस समय हमारे 11 राज्य थे, वहाँ से 292 चुने गए थे। और 93 सदस्य जो राज्य रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनसे चुनकर आए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से जिनको सही समझा अपने राज्य में उसको संविधान सभा में भेजा था, और ये बात उनके ऊपर डाल भी दी गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। चार सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट यानी प्रांतों के तहत प्रांत से आए थे, जिसमें 4 कौन से थे कमिश्नरी क्षेत्र प्रांत, वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से चुने थे। और बाकी हम बात करें, यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, प्रांतीय विधानसभा से प्रत्येक सदस्य को चुना गया था। ठीक है, एकल संक्रमण पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत। और देसी रियासतों को प्रतिनिधि को चुनाव का तरीका उनके ऊपर छोड़ दिया था, मैंने ये भी बता दिया। तो ये इस तरीके से क्या थे, आपके जो सदस्य थे वो चुने गए थे संविधान सभा के। तो ये आपके पेपर में आ जाएगा, तो आपको लिख सकते हो। और ये देखो हमारे संविधान सभा के सदस्य ये बैठे हुए हैं, तभी की फ़ोटो है। यहाँ पर तुम देख सकते हो सरदार पटेल, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारी संविधान सभा थी, संसद जो अभी की संसद है। तो यहाँ पर संविधान बना था इस तरीके से। हम बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, संविधान के ऊपर एक पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वहाँ पे भी देख सकते हो। संविधान सभा का स्वरूप क्या था, देखो संविधान सभा का स्वरूप कैसा था जानते हैं। देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जैसा मैंने बताया। और इस बैठक में संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर को ये तय नहीं कर पाए थे कि अध्यक्ष कौन होगा, तो उस आमतौर पर किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया उस दिन। तो इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, तब स्थायी यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के, वो हमें मिल जाते कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा, किन किन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे संविधान बनाने के लिए और किन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी करा गया संविधान सभा के द्वारा, इतना टाइम लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 के बीच का जो टाइम था, इस समय क्या था, भारत का विभाजन हुआ था और सही से कोई बैठक हो नहीं पा रही थी। उधर मुस्लिम लीग अपने आप में लगी पड़ी थी कि भैया हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। तो इसलिए इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा के जो प्रारूप समिति यानी संविधान को बनाने का जो मसौदा तैयार करने का, संरचना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का जो कमेटी बनाई गई थी, वो किसके हाथ में दी गई थी, किसको उसका अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि भैया संविधान सभा का जो प्रारूप था यानी जो स्ट्रक्चर था वो किसने तैयार करा था,
और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व, विभाजन के बाद क्या था? संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, यानी सुपरमेसी किसकी थी? सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के थे। 82% सीटों पर कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए थे। 299 में से 229 सदस्य क्या थे? संविधान सभा के चुने हुए थे, ठीक है। और 70 मनोनीत थे जिनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, जैसे कि रजवाड़ों के द्वारा, इस तरीके से। और संविधान सभा के सदस्यों के कठिन प्रयासों के साथ 26 नवंबर 1949 को क्या था? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। अब कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स थे, यानी कि हमारे संविधान की बुक में अनुच्छेद बनाए गए ताकि कानूनों को ध्यान रखा जाए। तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में ये बढ़कर 448 हो गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हो गए? 395 से 448, और भाग कितने हो गए हमारे? 225 भाग हो गए हैं 22 से बढ़कर, और अनुसूची जो 8 थी अब वो 12 हो चुकी हैं, ध्यान रखना। ये संविधान में अभी तक 106 बार संशोधन किया जा सकता है, किया जा चुका है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें कानूनों का बदलाव कितनी बार हो चुका है? संविधान में बदलाव कितनी बार किया गया है? 106 बार कई संशोधन किए गए हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। और उस समय जो संविधान सभा के जो टोटल सदस्य 299 थे, उनमें से सिर्फ 284 सदस्य ही उपस्थित हो पाए थे, बाकी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे। कुछ का देहांत हो गया था और कुछ मौके पर पहुंचे नहीं, और 284 सदस्यों ने ही, जो 284 सदस्यों ने ही क्या करा था? सिग्नेचर करा था संविधान पे, तभी ये संविधान लागू हुआ था। अब देखते हैं संविधान का काम करने का तरीका कैसा था। देखो, संविधान सभा का जो काम था वो इस बात से पता चलता है कि जो इसके प्रतिनिधित्व कर रहे नेता थे वो किसी एक समुदाय का नहीं कर रहे थे। वैसे आए तो थे, अभी हमने देखा था उनका चुनाव तो हुआ था एक विशेष समुदाय से, बट उनके मन में, उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो किसी एक समुदाय से चुनकर आए हैं या फिर एक समुदाय के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने इस चीज़ को छोड़कर क्या करा था? पूरे देश के हितों को, पूरे संविधान को बनाते वक्त पूरे देश और समाज के हितों को देखकर उन्होंने संविधान बनाया था। और इस दौरान जब वो संविधान बना रहे थे तो हर एक कानून को, हर एक नियम को बाकायदा विचार विमर्श, डिबेट और बहस करके शामिल किया जा रहा था, ठीक है। संविधान सभा की लोकप्रियता इसी आधार पर थी कि वो विचार विमर्श करके किसी भी कानून को लागू कर रही थी, लिख रही थी, ठीक है। कोई भी कानून लेके आए तो उस पर चर्चा होती थी, हर एक सदस्य के वहाँ पर मत लिए जाते थे, विचार लिए जाते थे। आपको न्याय संगत लगता है? हर एक समुदाय के सदस्य से पूछा जाता था, और हर एक समुदाय का सदस्य कभी भी अपने अंदर ये भाव नहीं रखता था कि वो सिर्फ अपने लिए कानून बना रहा है, बल्कि पूरे समाज को, देश को देख के बहस और विचार विमर्श करता था, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात ये थी हमारे संविधान सभा की। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो अलग अलग वर्ग से आते थे, बट कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि वो बल्कि अपने एक वर्ग से आ रहे हैं, बल्कि वो पूरे देश का नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये अपनी जो पहचान थी, जो उनकी अपनी प्रतिनिधित्व था, वो किसी एक समुदाय के लिए कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा फील नहीं होता था, बल्कि वो संविधान सभा के सदस्य पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर, जैसे भी मैंने बताया, काम करते थे, ठीक है। उनके बीच में अक्सर मतभेद भी होते थे, अपने हितों को लेकर नहीं होते थे। वो अपने हितों को लेकर, मतलब बहुत कम ही बार हुआ होगा कि उनके बीच में मतभेद हुए हों अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर, नहीं मेरे को ये चाहिए, ऐसा कभी नहीं था कि अपनी चीज़ों के लिए लड़े। अक्सर वो देश के लिए लाए गए कानूनों और नियमों पर जब विचार होता था उसके लिए उनके बीच में बहस होती थी, मतभेद होता था, है ना, डिसएग्रीमेंट होते थे, उनको सुलझाया भी जाता था। और इसी कारण संविधान सभा में बहुत मतभेद थे, अलग अलग लोगों की अपनी अलग राय थी। कोई कहता था कि भैया मौलिक अधिकार इस तरीके से लागू होने चाहिए, कोई स्वतंत्रता पे अगर डिबेट होती थी उस पर अलग अलग विचार आते थे, हर एक चीज़ पर डिबेट होती थी। अगर ST SC का आरक्षण आया तो उस पर बहुत सारी डिबेटें हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर कानून रहे, प्रावधान रहे, जो भारत में शामिल किए गए, उन पर डिबेट हुई। जैसे पहला था कि जो भाई भारत की जो शासन प्रणाली है, जो शक्ति है शासन की, वो कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, इस पर बहुत डिबेट हुई। कोई कह रहा था केंद्रीकृत कर दो, कोई विकेंद्रीकृत। सबको समझाएगा, सुलझाने के बाद, विचार विमर्श के बाद एक निर्णय पे पहुंचते थे सहमति के साथ, तब उसको लिखते थे वो।
राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, ऐसी डिबेटें होती थी। न्यायपालिका की शक्ति क्या होनी चाहिए, इस पर डिबेट होती थी, विचार होता था और सारे पहलुओं को देखा जाता था, समझा जाता था, तब लिखा जाता था। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, इस तरीके के कई सारे टॉपिक होते थे जिन पर अलग अलग तरीके से चारों तरफ से हर एक इंसान के, हर एक सदस्य के द्वारा, हर एक संविधान निर्माता के द्वारा बहस की जाती थी। तो ये थी संविधान सभा की कामकाज की शैली। यानी संविधान सभा काम कैसे करती थी, कानून कैसे बनाती थी, वो डिबेट करके, विचार करके, विमर्श करके। ऐसा नहीं था कि उसको लगा उसने लागू कर दिया, नहीं। सिर्फ संविधान सभा का सिर्फ एक ऐसा कानून था जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी विचार विमर्श के, बहस के पास हुआ था। वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि 18 से एक निश्चित आयु पाने के बाद हर एक व्यक्ति को, एक निश्चित आयु के बाद हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया था, बिना किसी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, रंग, भेद, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ को देखे हुए सबको ये अधिकार दिया गया था, वोट डालने का अधिकार। ये सबका अधिकार होगा, इस पर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हुई थी, सभी लोग इस पर सहमत थे और ये होना भी चाहिए था। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रावधान था जिस पर कोई बिना किसी मतभेद के ये संविधान में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रावधान है जिस पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श और विवाद नहीं हुआ। वो था सार्वभौमिक मताधिकार का। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संविधान सभा की जो असल ताकत थी वो इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हितों का काम कर रही है। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे और जो संविधान सभा थी उसको ताकत इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि हम सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी दिशा में लेना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। इससे उनको ताकत मिल रही थी। समझ गए। अब आते हैं भाई संविधान में कार्य कैसे किया जा रहा था, कार्यविधि। तो देखो, संविधान में कार्य करने के लिए तो भाई सभी लोग अपना विवेक और बुद्धि लगा रहे थे, है ना, कर रहे थे। बट यहाँ पर संविधान के कार्य को संपन्न कराने के लिए कई सारी समिति और कमेटी बनाएंगी। कमेटी मतलब ग्रुप बना दिए गए और उनको विशेष एक कार्य दे दिया गया कि आपको संविधान के लिए इस पे कार्य करना है, आपको इस पे करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमेटियाँ थी, बट उनमें से, और इन सभी कमेटियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर काम करा गया संविधान के लिए। यानी संविधान से लिखने से लेके संविधान के कौन कौन से प्रावधान दूसरे देश के लेके आने हैं, बहुत सारे काम थे। दूसरे देशों को संविधान को पढ़ना, उनकी अच्छी बातों को लेकर आना, उनको बताना, फिर उनको लिखना, उन पे बहस करना। ठीक है, उनको तैयार कैसे किया जाएगा, उनको लिखा कैसे जाएगा, सुलझाया जाएगा, सलाह दी कैसे दी जाएगी संविधान सभा में। तो ये सारी कमेटी थी और कमेटी क्या काम करती थी, यही सारे काम करती थी। तो बहुत सारे संविधान सभा के ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें से 8 प्रमुख कमेटियां इस तरीके से थी, जैसे मसौदा प्रारूप समिति, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का, या उनके ऊपर ये सौंप दिया गया कि आपको मसौदा तैयार करना है, यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, किसका, संविधान सभा का। तो ये इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी गई थी और इनके साथ और कई सारे सदस्य भी थे। संघ शक्ति समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू को ये कहा गया कि आप संघ समिति मतलब संघ की शक्ति समिति पर कार्य करें, और केंद्रीय संविधान समिति भी इनको दी गई जवाहरलाल नेहरू को, और साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति भी इनको दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई कि भैया सभी देश के जितने भी जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं सबको एक साथ लेकर आने हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई कि आपको मौलिक अधिकार पर, इन सब पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है, चीज़ों को खोज के निकाल के लेके आना है। इसी तरीके से एक कमेटी और थी प्रक्रिया समिति की, तो इसके राजेंद्र प्रसाद थे, यानी पूरी प्रक्रिया को देखने का काम राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। राज्य समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू राज्य से संबंधित मुद्दों को देख रहे थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पूरी संविधान सभा को चलाता कौन था, संचालन कौन करता था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इस तरीके से सबके बीच में क्या थे, कार्यों को बांट रखा था कमेटी के तहत, कमेटियां बनाकर। ये 8, मैंने तो सिर्फ 8 कमेटी बताई हैं, ऐसी बहुत सारी कमेटी थी जो संविधान के अलग अलग मुद्दों को, कार्यों को कर रही थी। इन सभी नेताओं के विचार एक समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक, और हाँ यहाँ पे ये देखो, इतने सारे नेता, संविधान निर्माता सारे एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी इनके आपस में विचार मिलते नहीं थे। आपस में इनके बीच में क्या थे, मतभेद थे, टकराव थे। जैसे कि हम बात करें अंबेडकर और गांधी की हमेशा एक दूसरे से अनबन रहती थी, और गांधी तो बड़े आलोचक थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी के बहुत बड़े आलोचक थे। वो तो ये तक कहते थे कि ये भैया, ये तो इनका तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, गरीबों, उसके जो निचली जातियां हैं, जो हमारा पिछड़ी जाति हैं, उनके लिए इन्होंने उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं करा है। वो ऐसा आरोप लगाते थे गांधी पे, अम्बेडकर। ठीक है, बल्कि जो हरिजन नाम दिया था उनको उससे भी दिक्कत थी।
अंबेडकर जी को। तो इस तरीके से इनके बीच में मतभेद होते थे, फिर भी एक साथ काम करते थे। पटेल नेहरू के बीच में भी बहुत सारे विवाद रहते थे, बहुत सारी असहमति रहती थी, फिर भी इनने मिलकर काम किया और एक साथ मिलकर बहुत सारे प्रारूप तैयार किए कमेटियों ने, है ना, बहुत सारी चीज़ें लेके आए, पूरे संविधान सभा में चर्चाएं भी की इन सभी प्रावधानों पर, फिर उनको शामिल भी किया। तो यही तो हमारा संविधान का काम करने का तरीका था, यही तो कार्यविधि थी। ठीक है, ये सब आपको पेपर में लिखना है। यह प्रयास किया गया कि फैसला आम राय से हो, कोई प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में नहीं हो। और हाँ, ये प्रयास किया गया कि अगर कोई भी प्रावधान है, कोई भी कानून है, अगर वो लिखा जा रहा है संविधान में, तो उस पर सबकी राय लेनी चाहिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि किसी के समूह के पक्ष में हम कोई राय दे दें या किसी खास समूह के लिए कुछ हम प्रावधान लिख दें। नहीं, सबकी सर्वसम्मति के लिए, सबके विकास के लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि किसी एक समूह और विशेष वर्ग के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता था, जब कोई प्रावधान लिख रहे थे, बनाते थे, कानून लिखते थे, बनाते थे, शामिल करने की बात करते थे, संविधान में लिखने की बात करते थे, तो यहाँ पर कई बार क्या होता था, लोगों के अपने अपने विचार भी मतभेद होते थे, विचार अलग अलग होते थे, है ना, विभाजन हो जाता था। जैसे कि कोई कह रहा है कि भैया नहीं, हम नहीं चाहते कि ये कानून बने, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। और अगर उनको लगता था ये कानून सच में लिखा जाना चाहिए, तो वो उनको नज़रअंदाज कर देते थे, कोई बात नहीं, अगर वो व्यक्ति सहमत नहीं है तो उस समय पर अगर उनको लग रहा है वो कानून सबके हित में सही है, तो वो वहाँ पर उसको संविधान में लिख देते थे, तो उसको मत विभाजन हो जाता था वहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होता था कि हमेशा ऐसा ही रहा हो कि भैया नज़रअंदाज कर दो, कुछ एक लोग अगर आप सहमत नहीं है तो ऐसा भी नहीं था कि उसको नज़रअंदाज करते थे, बल्कि वो उनके तर्क और उनके जो डाउट और शंका होती थी उस प्रावधान, उस कानून को लेकर, उसको बहुत अच्छे से समझते भी थे और सुलझाते भी थे और उनको लिखकर भी भेजते थे, बाकायदा पत्र लिखकर। ठीक है, ताकि उस पर समाधान मिल सके, उनका डाउट क्लियर हो सके, वो उससे संतुष्ट हो सके, है ना, जिससे हमारा कानून और जो प्रावधान है वो और अच्छा निखर कर सामने आए। और इसलिए हमारे संविधान सभा को 166 बैठक करनी पड़ी, संविधान बनाने के लिए 166 बैठकें करी, तब जाके संविधान बना। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 166 बैठकें हुई और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में। तो हम देखेंगे संविधान के स्रोत क्या थे। ठीक है, संविधान के स्रोत क्या थे और भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए और किस प्रकार लिए गए, किस प्रकार शामिल किया गया। तो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। अब जो प्रावधान यानी कानून, जो नियम थे, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए, वो कैसे लिए। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के, उन्होंने क्या करा, दूसरे देश ने जो संविधान बनाए थे, दूसरे देशों ने, उनके अनुभवों से सीखे। उसमें उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की, न ही उनको इस चीज़ में शर्म आई कि वो दूसरे देशों के प्रावधान ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ से कभी परहेज नहीं किया कि वो सैद्धांतिक, वो परंपराएं हैं, उन्होंने उनसे सीखा कि भाई दूसरे देशों में बना तो वो एक परंपरा है हमारे दुनिया की, इस विश्व की, कि वहाँ से हम सीख सकते हैं, वो हमारी परंपराएं हैं, वहाँ से हम सीख सकते हैं और अपना संविधान बना सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने दूसरे देश और इतिहास के पन्नों से भी कई सारी चीज़ें सीखी और उन विचारों को, प्रावधानों को अपने अनुसार, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान में शामिल किया। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई चीज़, कोई प्रावधान, कोई विचार दूसरे देश से लिया है तो उसको ज्यों का त्यों नहीं उतारा, बल्कि अपने देश में पहले समझा और देखा और ये परखने की कोशिश की कि इस समाज के लिए, भारत के लिए ये प्रावधान कितना ज़रूरी है, तो उसे शामिल किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए हमारे संविधान को कई बार कहा जाता है कि ये उधार का थैला है। और एक चीज़ और मैं जो आपको बताऊं, एक टॉपिक है हमारे इसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो पहचान है, विरासत है, वो हमारे संविधान में झलकती है, बिल्कुल झलकती है। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, बीच में मेरे को ये टॉपिक लेके आना पड़ा क्योंकि मैंने इसको मतलब बताया नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है हमारे संविधान में, वो कैसे है, क्योंकि हमारे संविधान में जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो कुछ मुद्दे थे, कुछ सिद्धांत थे जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उनके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिसमें से कुछ फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं सिद्धांतों को हमारे संविधान में लिखा गया। लोकतंत्र के लिए जो आवाज़ उठ रही थी, है ना, हम किस लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर तानाशाही कर रखी थी, यहाँ पर वो गुलाम बना रखे थे और हम चाहते थे कि ऐसा शासन हो जो लोगों के हाथों में। इसलिए हमने अपने संविधान में लोकतंत्र को जगह दी, गणराज्य बनाया, अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, हर एक प्रकार के भेदभाव को कम करा, शोषण को कम करा, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करा। तो इस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसकी जो विरासत है हमारे संविधान में दिखती है। अब हम आ जाते हैं अपने यानी संविधान के स्रोत पे। तो देखो, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान से सीखा, प्रावधानों को लिखा, समझा,
है ना, उन पर विचार किया, फिर अपने देश की परिस्थितियों पर ढालने की कोशिश की, उनको अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार से परखने की कोशिश की, हमारे देश में कितने प्रभावकारी साबित होंगे, इस सारी चीज़ों को उन्होंने समझा और देखा। साथ ही साथ हम देखें तो हमारे भारत में जो ब्रिटिश के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें से भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में शामिल की। इससे भी हम बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, क्योंकि कोई चीज़ अगर सही है तो उसको लेने में कोई भी कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला अच्छा है और उसकी कुछ अच्छी खासियत है, उसको फॉलो करने में कभी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, और ऐसा ही हमारे संविधान निर्माताओं ने करा। कभी भी इस चीज़ से हिचकिचाए नहीं, बल्कि उन्होंने जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने लिखा और वो प्रावधान लिए। इसलिए हमारा जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो दूसरे देशों से लिए गए। वो इस प्रकार हैं, देखो, यानी भारतीय संविधान के स्रोत, यानी ऐसे प्रावधान जो भारत ने कहाँ से लिए। जब बात करें ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश संविधान से हमने एक बहुत अच्छी प्रणाली ली है, वो है सार्वत्रिक मत के आधार पर चुनाव। यानी कि हमारे देश में क्या होता है कि जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। उसको जिताते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, यही तो हमारे चुनाव में होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो प्रावधान था, ये हमने ब्रिटेन से निकाला है। सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का जो संसदीय स्वरूप होता है, संसद होगी, दो हाउस होंगे, यानी कि 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। साथ ही साथ कानूनों के शासन का विचार, कानूनों का शासन होगा, यानी कि देश में शासन होगा तो वो किसका होगा, कानूनों का, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ये भी विचार हमने कहाँ से, ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद, यानी जो विधायिका में अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, उसकी जो भूमिका होगी, ये जो पद है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, प्रावधान है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कानून निर्माण की विधि, यानी जो कानून बनेगा उसकी जो प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होगा, वो कहाँ से हमने चुराया नहीं कहूँगा, बल्कि लिया कहाँ से है, हमने इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वो सरकार या राज्य लोगों के लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसके क्या दायित्व हैं, यानी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और जिम्मेदारियां हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार की सूची ली। मौलिक अधिकार यानी कि जो लोगों के अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए, संविधान वहाँ से लिए, अमेरिका से। ये भी हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन की हमने क्या ली, मतलब कि न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, न्याय देने से पहले उसको रिव्यू करना, है ना, पूर्ण परीक्षण करना। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, तो ये हमने कहाँ से ली, अमेरिका से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और ये सारे आपको लिखने होंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फ्रांस का संविधान, अब देखो, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत था वो लिया था, ठीक है। और कनाडा का जो संविधान था उससे हमने अर्थ संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया था, यानी कि यहाँ पर केंद्र और राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी हमने कनाडा से लिया है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा 7वें चैप्टर में, ठीक है। सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, कर्तव्य, ड्यूटीज लिए, यानी नागरिकों की देश के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये सारी चीज़ें क्या करी हैं, दूसरे देशों के संविधान से ली है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या भारत का संविधान उधार का थैला है? तो बिल्कुल भारतीय के संविधान उधार का थैला तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने बेशक वो वहाँ से चीज़ें ली हैं, बट वो उसको कॉपी नहीं करा है, बल्कि अपनी परिस्थितियाँ, देश की परिस्थिति के अनुसार उनको सीख कर, समझ कर, है ना, उन पर विचार विमर्श करके तब अपने देश में लागू किया है। तो इस तरीके से ये आप चैप्टर लिख सकते हो। और कभी आ जाता है कि भारत के द्वारा लिए गए प्रावधान दूसरे देशों से, तो वो आप ये जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताए थे, ये आप लिख सकते हो। तो आज का यही इतना ही था और हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।